Please subscribe the channel and press bell icon for notification. टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाव रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है। और कोहली साहब इस बार एक बड़ी खास बात बताने वाले हैं कि आप लोग एक जरिया है जिसके जरिए काफ़ी मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग टैक्स की देनदारी भूल जाते हैं। क्या है वो जरिया, क्या है टैक्स की देनदारी, बताएंगे आपको शो में आगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरा शो देखना आपके लिए क्यों है जरूरी। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले ना भूलें टैक्स चुकाना। इनकम टैक्स विभाग की आप पर है कड़ी नजर। कंसल्टेंसी या टेक्निकल सर्विसेज देने पर कट गया है टीडीएस, तो जाने कैसे भरे टैक्स और कैसे पाए रिफंड। और अब इनपुट टैक्स क्रेडिट पाना होगा और भी आसान, क्योंकि बायर और सेलर के बीच जीएसटी पोर्टल कराएगा बातचीत। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दा वो है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। पिछले कई दिनों से इसकी कीमतें काफ़ी रिकॉर्ड हाई पे जा रही हैं और जाहिर तौर पर जिन्होंने पैसा लगाया है उन्होंने इस पर काफ़ी मोटा मुनाफा भी कमाया होगा। लेकिन कोहली साहब, अक्सर होता है कि जब ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं तो लोग खुशी में कई बार टैक्स की देनदारी भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स की देनदारी शायद बनती है कि नहीं बनती, इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो कोहली साहब, मुझे ये बताइए कि इस पर टैक्स की देनदारी बनती है कि नहीं बनती है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा था कि ये एक तरह से फैसला दिया था कि ये गैर कानूनी है। जब कोई गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहा है तो वो तो बिल्कुल गैर कानूनी, उस पर टैक्स की देनदारी किस बात की। जी हाँ लक्ष्मण, बिटकॉइन ने हाल में हमने देखा कि $20,000 तक की प्राइस छुई और ऑल टाइम हाई था। ये तो लाजमी बात है, जिन लोगों के पास था उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। आपने जिस रिजर्व बैंक की सर्कुलर की बात करी, जिस डायरेक्टिव की बात करी, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले, उसके कुछ दिन बाद, अब से कुछ समय पहले एक रूलिंग आई थी जिसमें बिटकॉइन को बैंक के माध्यम से जो रोक लगाई गई थी उस पर रोक हटा ली गई थी। इसका मतलब बिटकॉइन में ट्रेड करना गैर कानूनी तो नहीं है, पर यह जरूर है कि इनकम टैक्स की उन लोगों पे नजर जरूर है लक्ष्मण, जो लोग इससे मुनाफा कमा रहे हैं, जो लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लोग मुनाफा कमा के टैक्स वैक्स नहीं देते हैं। तो इस पे थोड़ी सी समस्या यह है कि अभी मुझे लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन की उम्मीद है जिसमें यह बताया जाए कि क्या ये कैपिटल गेन माना जाएगा, मतलब कुछ समय रख के आपने बेचा जिस प्रकार शेयर्स होते हैं, क्या ये कैपिटल गेन है। और जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, क्या ये स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा या इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाएगा। मेरी समझ यह है कि अभी जब तक डिपार्टमेंट से कोई रूलिंग नहीं आती, इस पे पूरा 30% जो मैक्सिमम रेट है टैक्स का, वो एक करदाता को देना चाहिए। पर उम्मीद है कि डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पूरी तरह से कहीं लिस्ट आउट नहीं किया गया है, तो इसलिए कंफ्यूजन है। खैर, मूल मुद्दा यह है कि अगर आप कमाई कर रहे हैं बिटकॉइन से तो यह ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपके ऊपर हुजूर नजर है, ये चोरी छुपे वाला काम नहीं चलेगा और इस पे आप 30% के हिसाब से फिलहाल टैक्स जमा कराते जाएं। देखिए, इसमें दरअसल कोहली साहब मेरा सवाल एक और बनता है, वो ये कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको हम लोग करेंसी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन करेंसी के तौर पर तो इसको मान्यता प्राप्त है नहीं, भले ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्यों नहीं आ गई हो। तो इससे जो आमदनी होगी उसको किस कैटेगरी में माना जाए, करेंसी के तौर पर होने वाली आमदनी कैटेगरी में या फिर किसी प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी कैटेगरी में। मुझे लगता है आपने 30% वाली बात कही, शायद आप प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं इसको। नहीं, मैंने लक्ष्मण यही स्पष्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि आयकर में कैपिटल एसेट डेफिनेशन होती है, तो अभी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है। तो अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है तो इसको आप कैपिटल गेन नहीं लगा सकते, इसको आप स्पेकुलेटिव इनकम गिन सकते हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिन सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको सेफ बेट लेने के लिए कि बिल्कुल आप Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सुरक्षित रहें, आयकर आपके ऊपर प्रश्न ना उठाए। 30% मैक्सिमम रेट होता है किसी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को या स्पेकुलेटिव इनकम को टैक्स करने के लिए। इसीलिए इसको 30% के दायरे में टैक्स करके फिलहाल जमा करा देना चाहिए। ये ना प्रॉपर्टी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी करेंसी की मान्यता यहां पर नहीं है। हालांकि कुछ सिंगापुर वगैरह ऐसे देश है जहां पर ये करेंसी की तरह चलता है, परंतु इसको मेरे हिसाब से 30% जो मैक्सिमम रेट है उस पर जो सरचार्ज सेस लगता है वो लगा के इस पे टैक्स
इसके मुनाफे पे टैक्स जमा करना चाहिए। बिल्कुल, आपने मुनाफा कमाया है तो आप इस पर टैक्स जरूर जमा करिए। हाँ, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अगर कोई सफाई आती है तो फिर उसके हिसाब से हो सकता है कि टैक्स की देनदारी आपकी बदल जाए, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं आई जी है, हाँ। आपके इनकम टैक्स भरने तक सफाई नहीं आती है, तो फिर जैसा कि कोहली साहब बता रहे हैं, अगर आप बहुत ही सुरक्षित रहना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो 30% की देनदारी के हिसाब से टैक्स वहां पर चुका दीजिए। ये सभी उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, मोहिंदर यादव जी, जो कि फोन लाइन पर हैं। मोहिंदर जी बताएं क्या सवाल है आपके? सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर थैंक यू बात करने के लिए। मेरा सवाल है सर, मैं एक पेंशनर हूँ और 3.8 लाख पर एनम मेरा पेंशन आता है और 1 लाख मेरा एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो इनकम 1 लाख है उसके ऊपर एग्रीकल्चर का कुछ एक्सपेंडिचर जो होता है तेल पानी खाद का, वो मैं डिडक्ट कर सकता हूँ क्या? तो आयकर में एक यादव साहब प्रावधान दिया गया जिसको कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। इसका अर्थ यह है कि इसमें टैक्स कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला ये कहता है कि आप पहले आपका जो इनकम आपकी बाकी सोर्सेस है उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकालें, उसको एक तरफ रख दें। उसके बाद जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसमें आप एग्रीकल्चर लिमिट जोड़े, उसका टैक्स एक तरफ रख दें और उन दोनों के टैक्स का जो डिफरेंस है वो पेएबल होगा। कहने का अर्थ यह है कि एग्रीकल्चर इनकम मूलतः उस पर टैक्स नहीं है, ये हम सब जानते हैं, परंतु रेट पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर किया जाता है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम यादव साहब टैक्सेबल नहीं है, तो आपने जो कहा खाद बीज वगैरह इसके जो खर्चे हैं तो उसको क्लेम करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो एग्रीकल्चर इनकम को आप इस पार्शियल इंटीग्रेशन जो मैंने बताया उसके माध्यम से कैलकुलेट करके और आप अपनी रिटर्न फाइल करें, टैक्स कैलकुलेट करें। कोई समस्या हो तो लक्ष्मण और कोई ना कोई टैक्स गुरु आपके लिए अवश्य यहां अवेलेबल होंगे। अगले कॉलर हमारे साथ है महाराष्ट्र के अकोला से अक्षय शाह साहब। अक्षय जी बताइए क्या सवाल है आपके? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल है, मुझे फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में बिजनेस लॉस हुआ था 3 लाख का। तो मेरा पहला सवाल है, तो क्या मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ अगर मैं अभी दिसंबर में रिटर्न फाइल करता हूँ? और मेरा दूसरा सवाल है, क्या इसका 100% डिडक्शन मिलेगा मुझे अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करते वक्त? बिल्कुल, कोहली साहब क्या जवाब है इनके सवाल का? जी हाँ अक्षय जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और ये सवाल इसलिए भी रेलेवेंट हो गया है क्योंकि अब इस साल कोविड की वजह से आयकर फाइल करने की जो डेट है वो बढ़ गई। तो क्योंकि अक्षय साहब ये डेट सरकार नहीं बढ़ाई है, और आपके मन में सवाल इसलिए आएगा क्योंकि जब बिलेटेड रिटर्न होती है तो उसमें फिर बेनिफिट नहीं मिलता है कैरी फॉरवर्ड का, पर क्योंकि ये डेट सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, 31 दिसंबर आपको पता होगा डेट है रिटर्न फाइलिंग की, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम ही नहीं कर सकते, अगर कुछ बच गया है आपने पूछा था, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और बाकायदा 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर उम्मीद करता हूं आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि 8 साल तक वो बकाया रहे। जी हां बिल्कुल, आप क्लेम करिए और बेशक क्लेम करिए और कैरी फॉरवर्ड भी बच जाए तो कर सकते हैं। इसमें कोहली साहब जो इन्होंने सवाल पूछा उन्होंने ये भी कहा क्या 100% हम क्लेम कर सकते हैं? तो अगर सोल प्रोप्राइटर है तो 100% कर सकते हैं, अगर पार्टनरशिप में तो शायद 100% नहीं कर सकते हैं। क्यों, सही कह रहा हूं मैं? नहीं बिल्कुल, देखिए जो लॉस को क्लेम करने का अर्थ ये होता है कि आप उस लॉस को बाकी अपनी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर रहे हैं। जो शब्द वहां यूज होता है वो सेट ऑफ होता है, तो पूरा का पूरा आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये जानना चाहते थे कि सेट ऑफ हो सकता है, पूरा हो सकता है, बल्कि यही नहीं अगर उसके बाद बच भी जाता है तो वो आगे 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी तो कर काफी लंबा समय आपके पास, हालांकि हम यही अपेक्षा रखें कि इतना ज्यादा लॉस ना हुआ हो। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से योगेश सैनी साहब। योगेश जी क्या उलझन है आपकी? सर सबसे पहले तो मैं सीएनबी आवाज का धन्यवाद करना चाहूंगा इतना अच्छा प्रोग्राम चलाने के लिए और लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। बताइए। धन्यवाद सर। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से सन 2016 में होम लोन लिया था 12 लाख का, जिसकी आज भी मैं EMI 15,000 रुपए पे कर रहा हूँ 2016 से। और इसमें मैं सेक्शन 24 के अंदर टैक्स रिबेट भी लेता हूँ 2 लाख Please subscribe the channel and press bell icon for notification. रुपीज तक का जी। तो सर अभी एट प्रेजेंट मेरा 8 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि मैं इस वक्त अपनी पॉकेट से पे करने की कंडीशन में हूँ।
मेरा सवाल ये है सर कि क्या मैं इसको पे करके अपना अकाउंट क्लोज कर दूं, या मेरे को अपना होम लोन की ईएमआई पे करके जो टैक्स बेनिफिट ले रहा हूँ इंटरेस्ट अमाउंट पर वो कंटिन्यू रखूं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कई लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं जो लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके होते हैं अपने लोन की देनदारी चुकाने के करीब। कोहली साहब क्या सुझाव देंगे ऐसे लोगों को? देखिए योगेश जी, इस सवाल का जवाब इसमें छुपा है कि आपकी जो इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहे हैं सेक्शन 24 में, वो बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में जब आप लोन रीपेमेंट शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, प्रिंसिपल कम जाता है, बाद के सालों में उल्टा हो जाता है। तो आप ये देखें कि आपका जो टैक्स का बेनिफिट आ रहा है सेक्शन 24 में लेके, और मैं एक और सलाह आपको दूंगा कि आप न्यू रेजीम वर्सेस ओल्ड रेजीम भी एक कैलकुलेशन करके देखें। हो सकता है आपको जो नया रेजीम है जिसके अंतर्गत डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, अगर आपको नए रेजीम में फायदा हो रहा है तो फिर आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का कोई मायना नहीं रह जाता है। तो आप एक दफे वो भी कैलकुलेशन करके देखें, ये भी देखें कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट आ रहा है। और एक आखिरी बात योगेश जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोन तो लोन ही रहेगा, तो लोन को खाली टैक्स के पैमाने पर उसकी कसौटी को घिसे ना, क्योंकि लोन अपने आप में एक सरदर्दी भी होता है, हर महीने ईएमआई जाती है और एक कर्जा सिर पे चढ़ा रहता है। तो अगर आप वापस देने की पोजीशन में है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस लोन से जान छुड़ाई जाए, तो इसमें बाकी के फैक्टर्स को भी आप दिमाग में रख के चलें। परंतु टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया, आप एक दफे करके देखें। कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कंसल्टेंसी या टेक्निकल सर्विसेज देने पर कट गया टीडीएस, तो जाने कैसे भरे टैक्स और कैसे पाए रिफंड। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब बने हुए हैं। इससे पहले कि आपके सवाल लें और कोहली साहब के जवाब लें, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फेसलेस असेसमेंट की सुविधा शुरू की थी, उसमें कई लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ ऐसे नोटिस आ रहे थे जो उनको परेशानी पैदा कर रहे थे। तो अब इनकम टैक्स विभाग ने एक फीडबैक देने के लिए खास ईमेल आईडी भेजा है और इस ईमेल आईडी पे आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं या अपनी परेशानी बता सकते हैं, फेसलेस असेसमेंट से जुड़ी परेशानी। और फिर इनकम टैक्स विभाग की एक खास टीम है जो आपके सारे ईमेल पर काफ़ी पैनी नज़र बनाए हुए है, उसके हिसाब से तुरंत उस पर कार्रवाई भी करेगा। और ये जो ईमेल आईडी है वो है feedback.notice.nec@incometax.gov.in। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए और जब भी कोई परेशानी हो फेसलेस असेसमेंट से जुड़ी हुई तो आप इस ईमेल पे आप जरूर लिख भेजिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सूरत से नित्यानंद शर्मा जी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नित्यानंद जी बताएं क्या सवाल है आपके? सर हम मास्टर मैरिनर प्रोफेशन से जुड़े हैं। मेरा नाम कैप्टन नित्यानंद शर्मा जी और मैं मास्टर मैरिनर हूँ। सर हम जो है तो सेलिंग भी करते हैं, मतलब स्विच पे आते हैं, कभी एनआरआई स्टेटस भी होता है 183 डेज वाली बाहर में, और हम जमीन सर्विस सोर्स सर्विस भी करते हैं जिसमें हमको फॉर्म 16D मिलता है, कभी 16A भी मिलता है। और हम सर ये अपना 194H जो होता है ना, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज से भी जुड़ा हूँ। तो ये 3-4 तरह के सर हम काम करते हैं। तो उसमें क्या टैक्सेशन का क्या सिस्टम बनता है फॉर्म 16 के साथ, फॉर्म 16A, 194J, 194H, ये सब जो है तो उसकी थोड़ा जानकारी दे प्लीज। जी हाँ नित्यानंद जी, आपका बड़ा पेचीदा इनकम स्ट्रक्चर है कि आपको कभी सैलरी, आपने बताया फॉर्म 16 भी मिल जाता है तो वो तो सैलरी की तरह ट्रीट होगा। और जो आपको इसमें ध्यान देने वाला है, जो 194J आपने जिक्र किया, जिसके अंतर्गत आपको एज ए कंसल्टेंट या टेक्निकल सर्विसेज के लिए आपको कंसल्टेंसी रिटेनरशिप जो भी मिलती है, उसमें वो लोग टैक्स काट लेते हैं। अब टैक्स काट के इसमें आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको अपना एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख के और उस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा, पर वही खर्चे नित्यानंद जी आप क्लेम करें जो कि बिजनेस से, प्रोफेशन से संबंधित हो। बाकी पर्सनल खर्चे या कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह इसमें गलती से क्लेम मत करिएगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों मिला के आप रिटर्न फाइल करेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका टैक्सेशन पेचीदा है, तो या तो आप हमें कैलकुलेशन करके हमें लिखें या किसी कर सलाहकार की मदद लें, क्योंकि ये पेचीदा कैलकुलेशन कई दफे मल्टीपल सोर्सेज से इनकम को खुद हैंडल करने में जब तक पूरी कानून की जानकारी ना हो थोड़ी सी दिक्कत आती है। परंतु हम हमेशा बैठे हैं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन कोहली साहब, नित्यानंद जी की इस बात की तारीफ करनी होगी कि वो एक साथ कई सारे काम करते हैं और कई सारे काम करने में माहिर भी हैं, तभी उससे आमदनी भी होती है। चलिए, ये सारे मुद्दे थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। कई सारे सवाल हमारे पास आए हैं जीएसटी जुड़े हुए। अब हम लेंगे जीएसटी जुड़े सवालों के जवाब के।
जीएसटी पर कई सारे सवाल आए हैं, फोन कॉल भी हैं, ईमेल आईडी भी हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कि हम लोगों ने कई बार पिछले शोज में भी ये सारे मुद्दे उठाए थे कि अक्सर इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने में लोगों को परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि बायर ने सामान लिया, सेलर ने अपलोड नहीं किया, कई बार सेलर ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, आईटीसी नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर क्या उपाय क्या है। तो अब इन जीएसटी की तरफ से खास तौर से जीएसटी पोर्टल पे एक ऐसी सुविधा दी गई है जिस पर बायर और सेलर के बीच में बातचीत हो सकेगी और जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे उसको अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये जो सुविधा है कोहली साहब, कितना कारगर होगा, आपको क्या मानना है? आपके पास भी कई ऐसे मुद्दे आते होंगे। जी हाँ लक्ष्मण, और बहुत बायर और सेलर के बीच में बहुत कश्मकश रहती है, क्योंकि बायर निरंतर सेलर को कहता रहता है भाई अपनी आप इनवॉइस अपलोड करिए, आपने टैक्स जमा कराया, रिटर्न टाइम पे फाइल करी क्योंकि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहा था। तो उनके बीच में जो ये गुफ्तगू होती है ना लक्ष्मण, गुफ्तगू से मुझे एक शेर याद आ गया, और ये जीएसटी की इस अमेंडमेंट से रिलेटेड आप कहें तो एक लाइन बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसी ने कहा कि लाख परेशानियां सुलझ जाती हैं जब शुरू होती है गुफ्तगू। देखिए जीएसटी से संबंधित है, लाख परेशानियां सुलझ जाती हैं जब शुरू होती है गुफ्तगू, वरना आप अपने घर, हम अपने घर, और रिश्तों में बनी रहती कश्मकश की बू। तो देखिए मुझे लगता है ये जो पोर्टल है इसका नाम है लक्ष्मण, इसका नाम है कम्युनिकेशन सर्विसेज। आप उसको क्लिक करें, और अगर आपके सेलर ने, जिससे आपने सामान खरीदा है, उसने अगर इनवॉइस अपलोड नहीं करी है, आप वहां पर अपनी डालिए कि साहब आपने इनवॉइस अपलोड नहीं करी, क्योंकि वो इनके 2A में दिखाई नहीं देगा जब तक वो उनको अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स कई दफे एक साथ जमा कर देते हैं पर इनवॉइस को अपलोड नहीं करते हैं, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेने में दिक्कत होती है। और यही नहीं, जैसे ही लक्ष्मण आप इस पे अपनी गुफ्तगू डालेंगे, जो गुफ्तगू वहां शुरू होगी, तो वो पोर्टल जिस्टिन जो है वो उसको व्हाट्सएप और ईमेल भी भेज देगा। तो साथ साथ मतलब वो पोर्टल भी काम करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होगा, जो कश्मकश चलती है बायर सेलर में, उसमें राहत मिलेगी, आईटीसी जल्दी क्लेम कर पाएंगे, और आपस में जो स्ट्रेस हो जाता है कई दफे हम देखते हैं बायर सेलर में, वो भी, उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसमें सप्लायर भी कह सकता है कि आप GSTR 1 जो है आपने नहीं दिया, वो हमें भेजिए, अपलोड करने के लिए कह सकता है। और जैसा कि आपने कहा, ये सारी गुफ्तगू जो है ये चुपके से नहीं हो रहा होगा, ये सारी गुफ्तगू हो रही होगी। आपको प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। जीएसटी पोर्टल पे तो सरकार की भी नजर होगी, हर किसी के ध्यान में होगा। तो ये जो कई बार जाने अनजाने में लोग छोड़ देते थे, तो वो शायद अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा कदम है, और सरकार ने अपने बयान में भी कहा है कि ऐसे कई सारे और कदम सरकार उठाने वाली है जो जीएसटी जुड़े हुए कारोबारियों को जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला जो जीएसटी जुड़े हुए हैं। देहरादून से दीपेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेंद्र जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है और मैं देहरादून से हूँ जी। हमारी फैक्ट्रीज हैं, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर है हम लोग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। हमने एक ऑर्डर दिया था किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हिमाचल में कुछ स्पेयर पार्ट का उत्तराखंड फैक्ट्री के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने गलती से उत्तर जो वो है वो माल डिलीवर कर दिया हिमाचल फैक्ट्री में, जिसमें GSCIN उन्हें उत्तराखंड फैक्ट्री का लगा दिया। तो इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कोई प्रोसीजर है कि हम कुछ क्लेम आईटीसी क्लेम कर सके इनवॉइस से? ओहो दीपेंद्र जी, ये तो कुछ मिक्सअप हो गया, मुझे लग रहा है उसको नजदीक लगा होगा, उसने दे दिया। देखिए अगर उसने हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में बिलिंग करनी होती तो वो उस पर आप ध्यान दीजिएगा IGST चार्ज करता। अब क्योंकि उसको लगा होगा कि ये फैक्ट्री वहां हिमाचल में पास है, उसने वहीं दे दिया, तो इसको आप उत्तराखंड में तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो या तो उसको इनवॉइस ठीक करके देनी पड़ेगी, क्योंकि या उसको IGST लगाए तब आप इसको उत्तराखंड के अपने, क्योंकि दोनों स्टेट्स का अलग अलग जिस्टिन होता है, तो या IGST चार्ज करवाइए या उसको बोलिए अपनी इनवॉइस ठीक कर रहे, वरना आप इसका ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास है झारखंड के रांची से, जो मनोज कुमार जी हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी क्या सवाल है आपके? मैं मनोज सिंह वाली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल था, ये मेरी फ्लाइयर्स ब्रिक की प्लांट है रांची में, और हम लोग OPC सीमेंट से फ्लाइयर्स ब्रिक बनाते हैं, पेवर्स बनाते हैं। तो जो हम सीमेंट खरीदते हैं उस पर 28% हमको GST देना पड़ता है, एंड जो हम फ्लाइयर्स ब्रिक सेल करते हैं उस पर 5% GST हम चार्ज करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस जो है गवर्नमेंट के फंड में 7 से 8 लाख रुपया हो चुका है। अच्छा। वो हमारा क्रेडिट, तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे?
ऐसे तो ये बढ़ता ही जाएगा, इतना डिफरेंस रहा नहीं, तो। काफी अच्छी पूरा- अच्छी खासी रकम है। कोहली साहब उपाय बताएं। जी हाँ मनोज जी, इसको हम जीएसटी की भाषा में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं लक्ष्मण। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो आप इनपुट पे ज्यादा पे कर रहे हैं पर जो आपकी आउटपुट है, जो सेल पे है, उस पर रेट कम है, तो वो क्या होता है, वो इकट्ठा होता जाता है। जी हाँ मनोज जी, इसके लिए सरकार ने पहले ही प्रावधान किया हुआ है। आप फॉर्म नोट करें, RFD01, RFD01, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको आप अपलोड करिए भर के, तो आपका रिफंड निरंतर इसमें आना शुरू हो जाएगा। आप बाकायदा इस पैसे को, जो आपका फालतू इनपुट टैक्स क्रेडिट जा रहा है, जीएसटी का लाभ ही यही है कि जो फालतू टैक्स जाए, अगर इनपुट आपकी ज्यादा है तो आप उसको इस इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के अंतर्गत रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अकाउंटेंट या आप स्वयं करते हैं, उन्होंने किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो इसको शीघ्र अतिशीघ्र आप करिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या दो अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम्स को एक ही इनवॉइस में दिखाया जा सकता है, बताएंगे। छोटे से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, अगला सवाल हमारे पास आया है फरीदाबाद से संजय गुप्ता जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी बताइए, कैसे दूर करें आप उलझन को? मेरे कस्टमर्स आते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं हम, तो उसमें किसी में 5% है, किसी में 12% है, तो हम बिलिंग वो अलग अलग बिल करना पड़ता है। हमारे जो एक्सपर्ट ने बताया, जो हमारा कंसल्टेंट है, कि अलग अलग बिल करो। तो इज इट नॉट पॉसिबल कि हम एक ही बिल बना के दें, या अलग अलग 5% 12% के अलग अलग बिल देने पड़ेंगे? देखिए गुप्ता जी, आपकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं और आगे भी बताना चाहूंगा लक्ष्मण, जो कि पांचों तरीके के आइटम डील करते हैं। 0, 5, 12, 18, 28 जो जीएसटी के 5 स्टैंडर्ड रेट्स हैं, तो उनको तो 5-5 इनवॉइस इस हिसाब से रेस करनी पड़ेंगी। तो वो तो एक ही कस्टमर 5-5 इनवॉइस, जी हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। आप एक ही इनवॉइस पर HSN कोड लिखिए और 5% वाला, 12% वाला एक ही इनवॉइस पे अलग अलग, उसी एक ही इनवॉइस के अंदर सेक्शन क्रिएट करके आप सिंगल इनवॉइस पे, पेपर भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी, आपका काम आसान भी हो जाएगा। तो अपने कंसल्टेंट को कहिए, साहब हम इसको एक ही पेज पे करना चाहते हैं, और जीएसटी के प्रावधान आपको बाकायदा इसकी इजाजत देते हैं। तो बिल्कुल संजय गुप्ता जी, आपको कहीं टेंशन नहीं लेना। अलग अलग रेट के लिए अलग अलग आपको इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हर रेट के लिए एक ही इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह के पेचीदे सवालों का जवाब देते हैं अपने टैक्स गुरु में। फिलहाल वक्त हो चला है टैक्स गुरु को यहीं पे खत्म करने का। और आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। बस अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।